नमस्कार दोस्तों। तो हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से अध्याय 3 पढ़ेंगे, आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो हम चलते हैं, यह वीडियो हमारा व्याख्या वीडियो रहेगा। तो अब हम चलते हैं इसका व्याख्या करने। तो अब जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि आनुवांशिकता का अर्थ। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं कि आनुवांशिकता का अर्थ क्या होता है। तो आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। तो देखिए, आनुवांशिक या वंशानुगत का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण स्थानांतरित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, बालक में जो है उनके माता पिता के जो गुण होते हैं, शारीरिक गुण हो, मानसिक गुण हो, सामाजिक गुण हो, ये सभी गुण जो है बच्चा में भी देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं, एक वैज्ञानिक है जो है जेम्स ड्रेवर। इसके अनुसार जो है शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जो है H.A. पैटरसन का तथा तीसरे है वुडवर्थ। इनके अनुसार जो है व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। अब चलते हैं, हमारा टॉपिक है दूसरा, आनुवांशिकता का प्रभाव। तो आनुवांशिकता का प्रभाव क्या है, तो देखते हैं कि आनुवांशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक, बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। जो है विभिन्न लक्षण जो है शारीरिक, बुद्धि पर भी अलग, चरित्र पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है हमारा जो है। अब देखते हैं कि शारीरिक लक्षणों पर किस प्रकार प्रभाव है। तो यहाँ जो है बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। यह भाइयों जैसे जुड़वा भाई और बहनों की तरह मिलते जुलते होते हैं, परंतु वे अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भी भिन्न होते हैं। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। जो भी आनुवांशिक गुण होता है बालक में, तो बालक के वृद्धि में, बालक के विकास में जो भी विकास पर भी प्रभाव डालते हैं। अब है शारीरिक लक्षणों के वाहक, जीन प्रखर। जो शारीरिक लक्षण होता है उसका वाहक जीन होता है। तो जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यह एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता अथवा किन्हीं विशिष्ट रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को यह स्थिति हस्तांतरित कर सकती है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यह विकृति प्रखर होती है, परंतु महिलाओं में यही प्रतिगामी होती है। जीन्स जोड़ों में होते हैं, जो जीन्स होते हैं जोड़े में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंधता। यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी हो, जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। आगे है कि प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा और यह अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। अतः किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जैसे आँखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। प्रतिगामी जीन अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब
तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते। प्रतिगामी जीन जो होते हैं ना, जब तक अन्य जीन को अपना जोड़ा नहीं बना लेते तब तक वे अपने लक्षण को जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, जो अभिलक्षण आनुवांशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचारित हो जाते हैं परंतु वे प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें हम समजीनोटाइप कहते हैं, समजीनोटाइप कहते हैं। अब है कि इसका बुद्धि पर प्रभाव क्या है। तो आनुवांशिकता का बुद्धि पर प्रभाव है, ये हमें देखना है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। जिस प्रकार मानसिक क्षमता रहता है, जिस तरह से मानसिक क्षमता होता है उसी प्रकार बालक में जो है संवेगात्मक क्षमता का भी विकास होता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या या वैमनस्यता की भावना अधिक होती है तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और यह पढ़ना स्वाभाविक भी है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, फलस्वरूप उनका मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। अगला टॉपिक है चरित्र पर प्रभाव। तो आनुवांशिकता का चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ डग डेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र पर उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव भी स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डग डेल ने 1877 ईस्वी में जीव नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की थी। अब है अगला टॉपिक वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों यानी परि एवं आवरण के मिलने से बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकना। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरने वाला। तो प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है, यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण जो है मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही जो है योगदान वातावरण का भी है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। एनास्टैसी के अनुसार जो है पर्यावरण वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित भी करती है। जिस वर्ड के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है। हॉलैंड या डगलास के अनुसार जो है जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। आगे है वातावरण का प्रभाव। अब देखिए वंशानुक्रम पर वातावरण का प्रभाव क्या होता है। तो वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभाव का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव। तो व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर जो है वातावरण के प्रभाव के कारण देखा जाता है। आगे है कि प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो, तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता है। आगे है व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो चलिए वंशानुगत का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अब हम देखेंगे। तो व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास देखने को मिलते हैं जिनमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान था। तो अब चलते हैं आगे है मानसिक विकास पर प्रभाव। तो गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। अब है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन का जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जन्म के बाद एक भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। जब कुछ शिकारियों ने उसे 1799 ईस्वी में पकड़ लिया, उस समय उसकी आयु 11 अथवा 12 वर्ष की थी। उसकी आकृति जो है पशुओं सी हो गई थी। वह उनके समान ही हाथों पैरों से चलता था। वह कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हो गए थे। अब है अगला वातावरण संबंधी कारक। तो वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है। शहरी बालकों की तुलना में जो है ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखती है। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी गुण भी बालकों को प्रभावित करते हैं। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षणिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि अगर पालन पोषण उचित तरीके से नहीं होगा तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी अनौपचारिक शिक्षण के महत्वपूर्ण अंग है। अब हम चलते हैं
यहाँ देखिए वातावरण से संबंधित कारकों का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। पहला है भौतिक कारक। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती है। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। ठंडे प्रदेश के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इनमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेश के व्यक्ति काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। अब है सामाजिक कारक। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज, पारस्परिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व है जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। अब है आर्थिक कारक। अर्थ अर्थात धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती है, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती है, तो जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। अर्थात वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है, सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव डालता है। अब है सांस्कृतिक कारक। तो धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है। तो जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। अब है आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। तो देखते हैं शैक्षिक महत्व क्या है इसका। तो आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व जो है के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है तथा इनके बिना बालकों के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, यहाँ विकास की वर्तमान विचारधारा में प्राकृतिक और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जाए। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक, कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। वस्तुतः बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जनजातियाँ उसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एक समान नहीं होता है। तो शारीरिक विकास मानसिक विकास से जुड़ा है और जिसका मानसिक विकास अच्छा होता है उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है। वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियाँ, हड्डियाँ तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है। बौद्धिक क्षमता के लिए
सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है। इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। अब है कि विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इनके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है, जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि। अवगुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उसके वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। अब है लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है। यदि उसे व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में सफलता मिल सकती है। आनुवंशिकता एवं वातावरण के बालकों के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, तो चलिए यह जो है हमारा व्याख्यान वीडियो था और यह इस अंतिम पॉइंट था। तो इसी प्रकार का हम जो है वीडियो अगले चैप्टर में लेकर आएंगे। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही मैं यह भी आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो चलाकर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप फिर दोबारा देख सकें। तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद।